नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी अपन पढ़ रहे हैं विविध अधिगम कर्ता वाले टॉपिक में, उसी टॉपिक को आगे आज अपन बढ़ाएंगे। और उसमें साथियों अपन बच्चों के बारे में, 3 प्रकार के बच्चों के बारे में, विशिष्ट बालकों के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें प्रतिभाशाली बालक, बाल अपराधी बालक और विकलांग बालकों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन जितने भी विशिष्ट बालक और बच गए 4-5 प्रकार के, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में 4-5-7 जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे मंदबुद्धि बालकों की। तो साथियों, मंदबुद्धि जो बालक हैं उनके लिए क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो ने बोला है कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है साथियों? आईक्यू। बुद्धि लब्धि किसको बोलते हैं अपन? आईक्यू जो होता है उसी को बुद्धि लब्धि बोला जाता है। तो जिनका आईक्यू 70 से कम होता है वे बालक क्या कहलाते हैं? आपके मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं मंदबुद्धि बालकों की। तो मंदबुद्धि बालकों की जो विशेषता है उसमें स्मरण शक्ति इनकी दुर्बल होती है, यानी याद करने की क्षमता इनकी बहुत ही क्या होती है? कम होती है साथियों। इसके अलावा मूर्त विषयों में रुचि लेते हैं, यानी कि जो चीज़ें सामने हैं उसको तो ये आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन जो जिसके बारे में इनको अज्यूम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते, उनको समझ भी नहीं पाते हैं। मौलिकता का इनमें अभाव होता है, सामान्यीकरण की योग्यता का अभाव होता है, यानी कि सामान्यीकरण का मतलब खुद ये चीज़ों से नियम नहीं निकाल सकते। शब्दावली इनकी दोषपूर्ण होती है, बोलना नहीं आता ढंग से, है ना। मौलिकता का अभाव होता है और रूढ़िवादी व अंधविश्वासी अधिक होते हैं। रुचियाँ सीमित व साधारण होती हैं, इनकी रुचियाँ ज़्यादा नहीं होती, साधारण सी सीमित सी, बस खेलने में भाग लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, खुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अस्थिर मतलब इनके जो संवेग हैं वो अस्थिर होते हैं। मित्र बनाने की इच्छा जो है इनकी अधिक रहती है। और मौलिकता का अभाव एक बार फिर से 2 बार लिखा गया है यहाँ। मौलिकता का अभाव जो इनमें पाया जाता है, यानी मूल चीज़ क्या है उसको समझने में ये सक्सेस नहीं हो पाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, मूल अर्थ को, भावार्थ को नहीं समझ पाते हैं बच्चे। इनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शारीरिक प्रशिक्षण इनको दिया जाना आवश्यक है, यानी कि इनको एक प्रकार से जो हाथ की शिक्षा है या शारीरिक शिक्षा, जिसके द्वारा ये अपना कार्य जो सफलतापूर्वक कर पाएँ, इस प्रकार की शिक्षा इनको हस्तकौशल की शिक्षा दी जा सकती है। आर्थिक प्रशिक्षण के लिए हस्तकौशल की शिक्षा उपयोगी है। आर्थिक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, जैसे किसी को घड़ी बांधना सिखा दिया, किसी को बाइक ठीक करना सिखा दिया, जैसे, है ना, तो साइकिल किसी को ठीक करना सिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें। फिर है अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। विशेष विद्यालय व विशेष शिक्षक इनके लिए बनाए जा सकते हैं। तो ये है मंदबुद्धि बालकों के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं अभी पिछड़े बालक। पिछड़े बालक कौन से हैं? जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं तथा औसत छात्रों से पीछे रह जाते हैं, वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि पिछड़े बालक अपन नाम से समझ सकते हैं कि जो बच्चा अपने कक्षा स्तर का कार्य नहीं कर पाए वो क्या होगा? पिछड़ा बालक होगा, जाहिर सी बात है। जैसे सिरिल बर्ट जो है एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने डेफिनेशन दी है इसके लिए कि वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते, जो उनकी आयु के बालकों के लिए सामान्य होता है, वो होते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक के 2 प्रकार हैं, सामान्य पिछड़े बालक और विशिष्ट पिछड़े बालक। सामान्य पिछड़े बालक क्या होते हैं? सभी विषयों में कमज़ोर होते हैं, यानी कि जो सारे के सारे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सारे के सारे विषयों में, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो चाहे गणित में हो, सब में ये बच्चे जो कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सामान्य पिछड़े बालक। और विशिष्ट पिछड़े बालक जो विशेष में, यानी कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अंग्रेजी में ही जो क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, बाकी सारे विषयों में अच्छे होते हैं। तो ऐसे बालक जो होंगे वो विशेष में कमज़ोर होंगे, तो इनको विशिष्ट पिछड़े बालक ही बोला जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। इनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो वो 80 से 90 होता है। सीखने की गति इनकी धीमी होती है। सामान्य पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए इनके लिए
विशेष पाठ्यक्रम अपन बना सकते हैं। सामान्य शिक्षण विधियों से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। निराशावादी आत्मविश्वास का अभाव, निराशावादी व आत्मविश्वास का अभाव होगा यहाँ पे, ठीक है। और असमायोजित व्यवहार होता है इनका। समाजवादी विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति इनमें होती है और कम शैक्षिक उपलब्धि इनकी होती है, ठीक है। पिछड़ेपन के कारण क्या है? शारीरिक दोष हो सकता है, कोई समाज का प्रभाव हो सकता है, निम्न बुद्धि लब्धि यानी IQ का भी असर हो सकता है, परिवार का प्रभाव भी होता है, जैसे गरीब परिवार है, ठीक है, परिवार का आकार बड़ा है तब बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो कारण भी एक हो सकता है। विद्यालय का वातावरण कैसा, इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं पिछड़ेपन के, ठीक है। अब पिछड़ेपन के लिए शिक्षा क्या है? विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जाए इनको, सरल शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए, सरल व रुचिकर पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाए, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, हस्तकौशल की शिक्षा दी जाए इनको, तो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये ध्यान में रखना आपको, पिछड़े बालकों के लिए भी जो है, चाहे मंदबुद्धि हो चाहे पिछड़ा बालक हो, इनको हस्तकौशल की शिक्षा जो वो दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है वंचित बालक, वंचित या अलाभान्वित। देखिए इन्हें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर नहीं मिलते। जैसे SC ST के बालक, जो बालक बालिकाएं जो हैं, उनको अपन वंचित या लाभान्वित की श्रेणी में रख सकते हैं। इन बालकों में आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, दूर दराज के जातीय, जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी तथा कच्ची बस्तियों में गैर सुविधा युक्त विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाएं आते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है कि निम्न महत्वाकांक्षा, यानी कि इनकी जो उम्मीदें हैं, जो इनके सपने, वो बड़े नहीं होते, छोटे छोटे सपने लेकर के रहते हैं। निम्न शैक्षिक उपलब्धि, अल्प भाषागत विकास, यानी भाषा का विकास भी ज़्यादा नहीं होता, विस्मरण की अधिक मात्रा, निम्न अभिव्यक्ति स्तर, बाहरी दुनिया से अलग व उदासीन, सफलता की भावना की कमी, बुरी आदतों के शिकार, गैर अनुशासित, अनैतिक आदर्श आदि जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये वंचित और अलाभान्वित बच्चों के गुण हैं जो कि अपन जानते हैं। इसमें रटने की कोई भी चीज़ नहीं है साथियों। यहाँ पे आपको रटने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो अपन आराम से जो बता सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे में इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती है वंचित व लाभान्वित बालक में। आगे देखें तो है समस्यात्मक बालक। साथियों समस्यात्मक बालक के लिए वैलेंटाइन ने एक डेफिनेशन दी है कि समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार व व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, वो समस्यात्मक बालक कहलाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, क्रोध करने वाला, ये सारे बालक किस में आते हैं? समस्यात्मक बालक में। अब साथियों चोरी करने वाला जो है वो समस्यात्मक में तो आता ही है, साथ ही आपका किस में आता है? बाल अपराधी में भी आता है, दोनों में आता है। बाल अपराधी बालक भी ये कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाल अपराधी बालक और समस्यात्मक बालक, इन दोनों में से ऑप्शंस में लगभग एक ही मिलता है इन चीज़ों के लिए। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, लगभग एक जैसे ये होते हैं, ठीक है। बाल अपराधी यानी अपराध की श्रेणी वाला काम करता है बाल अपराधी, और समस्यात्मक बालक होता है वो बाल अपराधी वाले गुण उसमें होते हैं, लेकिन वो उस स्तर पर उसको दिखाता नहीं है। यही बस फर्क है इनमें। फिर उपचार विधि है, कारणों का पता लगाकर समाधान करना, निदानात्मक उपचारात्मक विधि का प्रयोग और व्यक्ति इतिहास यानी केस स्टडी। तो ये भी बाल अपराधी में अपन ने यही विधियां देखी थी, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक विधि देख ली थी। और तो ये हैं समस्यात्मक बालक के लिए उपचार विधि, और यह समस्यात्मक बालक आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके बाद आता है अपना अधिगम निर्योग्य बालक। ऐसे बालक जिनको भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने आदि में शारीरिक, मानसिक या दोनों कारणों से बाधा उत्पन्न होती है, अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं। यानी कि पढ़ने में इनको काफ़ी सारी समस्याएं जो वो आती हैं, ऐसे बालकों की यहाँ पे बात की जाएगी। जैसे इनकी विशेषताएं क्या हैं? समय, दिशा व संख्याओं का ज्ञान न होना, अंकगणितीय गणना करने में समस्या आना, इनको वर्तनी अशुद्धि, मानचित्र में कोई स्थान ढूंढने में बाधा आना। तो जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट अधिगम निर्योग्य बालक, यानी कि किसी न किसी प्रकार की पढ़ने से संबंधित इनको समस्या होती ही है। जैसे लेखन संबंधी समस्या जिस बच्चे को होती है उसको बोलते हैं डिस्ग्रेफिया। पठन या वाचन संबंधी परेशानी हो तो बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। गणित संबंधी व्यतिक्रम हो, डिस्कैलकुलिया। लेखन पठन गणितीय व्यतिक्रम हो
तो डिस्प्रेक्सिया। तो ये साथियों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वैसे तो ये जो शब्दावली है इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ, वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा, सब के बारे में बात कर ली अपन ने। तो ये जो जितने भी बालक मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आज हालांकि ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं है अपना, लेकिन जो काम की चीज़ें थी वो सारी अपन ने पढ़ ली। अधिगम नियोग्य बालक को पढ़ लिया अपन ने, समस्यात्मक को पढ़ लिया, वंचित लाभान्वित को पढ़ लिया, इसके अलावा पिछड़े बालकों को पढ़ लिया, इसके अलावा मंदबुद्धि बालकों को भी अपन ने पढ़ लिया। तो लगभग सारे टॉपिक्स अपन ने क्लियर कर लिए हैं। आपके विविध अधिगमकर्ताओं में केवल एक प्रकार का बच्चा बचा है अपना, और वो कौन सा है? वो है आपका सृजनात्मक बालक। कौन सा साथियों? सृजनात्मक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सृजनात्मक बालक। ये टॉपिक जो है ये अलग ही टॉपिक है, इसलिए मैं सृजनात्मक बालक को आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। जब अपन इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे सृजनात्मकता को, अब एक टॉपिक है सृजनात्मकता का, इस यूनिट में यूनिट नंबर 4 में एक ही टॉपिक बचा है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का टॉपिक होने के बाद अपन सृजनात्मक बालक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे अपन आसानी से उसको डिस्कस कर पाएँ, आसानी से उसको समझ सकें कि सृजनात्मक बालक होता क्या है। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्नों के जवाब जान लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए? यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी वो परीक्षा लेना चाहती है, उपलब्धि चेक करना चाहती है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? पहला, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना। 2, तनाव नियंत्रण करना सीखना। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। या 4, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना। तो यहाँ पे अगर उपलब्धि देखना चाहती है उन प्रतिभाशाली बच्चों की, कितना दिमाग है, कितनी उन्होंने उपलब्धि प्राप्त कर ली है, तो उनको क्या करना? उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उनको चुनौती देना, ये कार्य सबसे बढ़िया रहेगा। अब सृजनात्मकता की बात यहाँ से फिर से आ गई। सृजनात्मकता का अगर मैं बताना चाहूँ तो नई नई चीज़ों का सृजन करना, यानी कि नए नए आविष्कार करना, वही होता है सृजनात्मकता। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सृजनात्मकता जब अपन पढ़ेंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे तो सृजनात्मकता का मतलब नए आविष्कार करना, नई खोज करना कोई। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वही सृजनात्मक बनेंगे धीरे धीरे। जाहिर सी बात है, सृजनात्मक होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो प्रतिभाशाली हो, लेकिन वैसे अगर अपन सीधा सीधा देखें तो पहला गुण भी यही है कि वो प्रतिभाशाली तो होना ही चाहिए, चाहे अपने क्षेत्र विशेष में हो या दूसरे में हो या नहीं हो, अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो प्रतिभाशाली हो, लेकिन किसी भी क्षेत्र में जिसमें वह नई नई चीज़ें सृजन करेगा, उस क्षेत्र में वो जो आपका प्रतिभाशाली वो जरूर होगा। तो यही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 कि उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से पिछड़े बच्चों की समस्या होती है? कम शैक्षणिक योग्यता, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, पिछड़े जो बच्चे होते हैं उसमें कम शैक्षणिक योग्यता भी होती है, संवेगात्मक समस्याएं भी उनमें होती हैं और सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा, उपरोक्त सभी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा कारक जो मंदबुद्धि बच्चे के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव और मौलिकता। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है? तो सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मौलिकता जो वो मौलिकता का अभाव पाया जाता है उनमें, ठीक है। तो मौलिकता जो है वो आवश्यक नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपना, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक या उपयुक्त सभी। तो सभी के बारे में अध्ययन करते हैं अपन, शिक्षा मनोविज्ञान में सारे आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। फिर एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क होता है समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक या हठी बालक। तो यहाँ पे जो है नई नई जानकारियों की खोज करता है, शिक्षक व सहपाठियों के तर्क वितर्क करता है उनसे, तो ऐसा बालक कौन सा कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है
उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं या उपयुक्त सभी। तो साथियों, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कभी नहीं करवानी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तू तो यार बहुत अलग चीज़ है, तू ये खतरनाक बच्चा है, तू इंटेलिजेंट, पढ़ाई में तेरे जैसा कोई नहीं है। उससे क्या बच्चे के ऊपर थोड़ा सा गलत असर जो वो इसका पड़ता है। तो उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए हर वक्त उनको पुरस्कार ही अपन देते रहें, गलती पर टोकना भी चाहिए। फिर उन्हें विशिष्ट योग्यताओं हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, तो ये बिल्कुल सही है। उनकी जो विशिष्ट योग्यता है उसको और निखारने के लिए उनको विशेष अलग से अवसर प्रदान उन्हें किए जा सकते हैं, उनकी योग्यता को निखारा जा सकता है। जैसे कोई बच्चा बोलने में बड़ा तेज है, यानी कि मंच का संचालन अच्छा कर सकता है, अच्छी शायरी बोल लेता है, ठीक है, मोटिवेट कर सकता है अच्छे से, तो उसको मंच पे खड़ा किया जा सकता है। उसकी ये जो काबिलियत है इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वो हो सकता है एक अच्छा कवि बन जाए, वो एक अच्छा लेखक बन जाए, एक अच्छा शायर बन जाए। तो इससे अपन बच्चे की प्रतिभा को पहचान करके जो उन्हें कार्य विशिष्ट योग्यता है तो उनको विशेष अवसर अपन दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में तो पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली भी आता है और मंदबुद्धि भी आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे साथियों रहेगा। तो ये थे अपने जो है 7 प्रश्न। 7 में से आपके कितने सही हुए यह भी कमेंट करके बताइएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है साथियों, आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, फिर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है साथियों, और आज जो गणित का वीडियो आएगा वो भी आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी गणित भी जो है वो अच्छी हो सके। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।